गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन चैनल ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज है 22 मार्च और 22 मार्च की जो भी इंपॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स है वो मैं आपके सामने आज फिर से लेके आ गया हूँ। ठीक है। और करंट अफेयर्स के इस डेली सेशन से हमसे आप जुड़ते रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटा, आज है 22 मार्च। 22 मार्च की इंपॉर्टेंस क्या है? 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे आज के दिन मनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, वाटर डे से ही अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? बेटा, आज है 22 मार्च। आज क्या है? 22 मार्च। और 22 मार्च को हर साल हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। बेटा, वर्ल्ड वाटर डे की अगर हम बात करते हैं तो इस साल की क्या 2025 की इसकी थीम क्या है? तो बेटा हमारे पास ऑप्शन है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस, एक्सीलरेटिंग चेंजिंग टू सॉल्व वाटर सैनिटेशन क्राइसिस, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। बेटा ये चारों थीम है बट अलग अलग ईयर की। हमारी जो 2025 की थीम है वो है आपकी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इस बार हमने जो फोकस किया है वो किया है ग्लेशियर के ऊपर। ग्लेशियर को प्रिजर्व करना, उसको, क्योंकि ग्लेशियर एक फ्रेश वाटर का एक अच्छा सोर्स माना जाता है, तो इसीलिए ग्लेशियर को प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ग्लेशियर पे इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है। और इस साल का जो वाटर डे है, ठीक है, यूएन जो बनाता है वो ग्लेशियर पे फोकस करके बनाया गया है। ठीक है। दुनिया भर में जितने भी ग्लेशियर हैं वो फ्रेश वाटर के सोर्स है, और ये फ्रेश वाटर हमारी लाइफ से चला गया तो मतलब सब कुछ खत्म। बोला जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर जो होगा वो किसके लिए होगा? वाटर के लिए होगा, क्योंकि वाटर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। ये जो थीम है बेटा, ये आपकी जो थीम है, ठीक है, ये आपकी 2024 की थीम है, ये थीम है 2023 की, और ये थीम है 2022 की। है ना? मैच करने को आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। ठीक है। तो ये करंट अफेयर हर तरह के पेपर में पूछी जाती है, तो मैं हर तरह के पेपर के एक्सपेक्ट्स को कवर करते हुए, आपसे डिस्कस करते हुए यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है। अगर हम बेटा बात करते हैं किसकी? वर्ल्ड वाटर डे की। ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब स्टार्ट हुआ बेटा? 1993 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। किसने स्टार्ट किया? यूएन ने किया। इस साल किसकी थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। वाटर को तो आप जानते ही हैं, वाटर दैट इज H2O, है ना, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना। और बिना वाटर के हम अपनी लाइफ को पॉसिबल नहीं कर सकते, है ना। आजकल हम वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल इतना नीचे जाता जा रहा है कि वाटर का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, वाटर का कंटेमिनेशन बढ़ता जा रहा है ना। वाटर से होने वाली डिजीज बढ़ती जा रही है। ठीक है। वाटर में बेटा अगर मरकरी मिल जाता है ना, क्या मिल जाता है? मरकरी, तो आपको बीमारी हो जाती है कौन सी? मीना माटा। मीना माटा डिजीज वाटर में मरकरी मिलने की वजह से होता है। वाटर में बेटा अगर आर्सेनिक मिल जाता है ना, क्या मिल जाता है बेटा? आर्सेनिक, तो आपको बीमारी हो जाती है ब्लैक फुट। ठीक है। वाटर में अगर फ्लोराइड ज्यादा मिल गया तो बेटा आपको बीमारी हो जाएगी फ्लोरिसिस। तो याद रखिएगा, वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वाटर कंटेमिनेशन से बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। क्लीन वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, हम हर कोई अपने घर में आरओ फिट कर लिया है ना। हर किसी को आरओ का एक चस्का लग गया है बेटा, लेकिन ये आरओ जो है वाटर के लिए और बड़ा क्राइसिस है ना। मान लो तुम आरओ में 10 लीटर पानी डाल लो, अपने आरओ में 10 लीटर पानी डाल लो, तो तुम्हें कितने लीटर मिलेगा पीने के लिए? ठीक है, सिर्फ 3 लीटर। 7 लीटर तो वो वेस्ट कर देगा, निकाल देगा। तो याद रखिएगा, आरओ वारो वहां पर बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए जहां पर वाटर की हार्डनेस ज्यादा नहीं है ना। जहाँ पे वाटर की हार्डनेस कम नॉर्मल है, वहां पर आपको आरओ का पानी नहीं यूज करना चाहिए। नॉर्मल पानी से भी काम हो सकता है। हाँ, जहाँ पर वाटर का पीपीएम लेवल बहुत हाई है तो वहां पर आप आरओ यूज करिए, है ना। भाई, पानी पीने के बाद अगर आपका पेट भर रहा है, इसका मतलब पानी के अंदर हार्डनेस ज़्यादा है ना। अगर आप नॉर्मल बॉटल का पानी पीते हो, कौन सा, मिनरल वाटर का, तो आप एक बोतल पूरा पी जाते हो। वही अगर आप कोई थोड़ा सा हार्ड वाटर या हैवी वाटर पियोगे, यानी हैंडपम्प का पियोगे, तो आप आधे में आपकी प्यास बुझ जाती है। क्यों?
क्योंकि जो भी आपका ये वाटर होता है फिल्टर वाटर, वो बहुत लाइट होता है ना। कभी भी कोई पानी पीने से आपका पेट भर जाए, इसका मतलब क्या है, वो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज मिली हुई है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हमें हर जगह, हर शहर में, हर घर में आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरओ वाटर के लिए और लंबा क्राइसिस जनरेट कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात होगी वाटर। वाटर को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक हम और आप इसकी अवेयरनेस नहीं शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा सिस्टम में। याद रखिएगा, पृथ्वी को बचाना और सिस्टम के अंदर बैलेंस बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना बेटा। आप एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज तो है 22 तारीख, याद रखिएगा। 22 मार्च तो तुमने याद कर लिया। 22 मार्च क्या था आपका वाटर डे। अब 22 अप्रैल आएगा आगे। 22 अप्रैल को बेटा हम क्या मनाते हैं, अर्थ डे। कौन सा डे मनाते हैं, अर्थ डे। ठीक है, और इसी तरह से 22 मई को बेटा हम क्या बनाते हैं, बायो डाइवर्सिटी डे। तो याद रखिएगा, हर महीने 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जितना आप इसको याद रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पर्पल फेस्टिवल, ठीक है, एक नॉर्मल फेस्टिवल है जो हर साल राष्ट्रपति भवन में मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका इनॉर्गेशन किया। राष्ट्रपति भवन कहाँ है बेटा, दिल्ली में है, तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पर्पल फेस्टिवल शुरू हो गया है, ठीक है, 21 मार्च से, और ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर है, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। ठीक है, तो आईओसी की नई मेंबर कौन बन गई। ठीक है, ऑप्शन है थॉमस बैक, क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है, माइकल मॉरिस, जैक्स रॉग, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रिस्टी कोवेंट्री, है ना, कोवेंट्री जो है ये बन गई है क्या, आईओसी की नई प्रेसिडेंट। और इसी के साथ ये आईओसी की अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बनने वाली पहली महिला प्रेसिडेंट है ना। क्रिस्टी की अगर हम बात करें तो ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है बेटा। कहाँ से बिलोंग करती है, जिम्बाब्वे से। और ये अफ्रीकन मूल की पहली महिला प्रेसिडेंट है जो आईओसी की प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इलेक्शन कल हुआ है और बहुत यूजफुल रहा आपके लिए। आप देखोगे तो कितना, नीता अंबानी वगैरह भी इसकी मेंबर है ना, आईओसी की। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बेटा अगर हम बात करें, आईओसी की बात करें, आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इसकी 144 सेशन हुआ, है ना। 1894 में ये फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लुसैन स्विट्जरलैंड में है। इसके फाउंडर पेरी डी कॉर्बेटिन और डेमेट्रिस विकलेस है। ठीक है, और क्रिस्टी जून में प्रेसिडेंट का पोस्ट धारण करेंगी, इसे याद रखिएगा, पदभार ग्रहण करेंगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या होता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके सिस्टम में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। और अभी आपका तमिलनाडु ने, ठीक है, इसको लॉन्च किया है, ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। जीईसी बोलते हैं बेटा, हम इसे प्यार मोहब्बत से बोलते हैं जीईसी। क्या बोलते हैं, जीईसी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक है, अब इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बेटा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो GEC is an Indian government initiative to integrate renewable energy source like solar and wind into the national grid through dedicated transmission infrastructure to enhance energy security and reduce the reliance on fossil fuel। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स को, जैसे सोलर एनर्जी हो गई या विंड एनर्जी हो गई, उनको नेशनल ग्रिड सिस्टम में लाना और इन एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट करना, और फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जीज को क्या करना, उसके यूज को मिनिमाइज करना हमारा मेन मोटिव है। क्योंकि एक टाइम के बाद ये फॉसिल फ्यूल जो है ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा तो इसका क्राइसिस बन सकता है। तो वो फ्यूल जो खत्म हो सकता है उसको हमें नहीं यूज करना चाहिए, उसको हमें तब यूज करना चाहिए जब हमारा बहुत ही ज्यादा संकट का टाइम हो हमारे लिए, है ना, इसे याद रखिए। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है।
ठीक है, अगर हम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो ये 2 फेज में लॉन्च हुआ। ठीक है, पहला फेज जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में चलेगा। और दूसरा फेज जो है फिर वो रिमेनिंग पार्ट में, पहले फेज में 24 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का टारगेट है, और दूसरा फेज जो है उसमें 20 गीगावाट जनरेट करना है। लेकिन कहाँ? गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो ये राज्यों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। पहले फेज में 24 गीगावाट और दूसरे फेज में 20 गीगावाट एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन सिटी सेट टू होस्ट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्यूब? भैया दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप ट्यूब कहाँ बन रहा है? तो भैया ये सबसे लंबा तो नहीं है, लेकिन हाँ पहला है, चेन्नई में बन रहा है। ठीक है, आईआईटी मद्रास की मदद से इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास की मदद से इसकी शुरुआत की जा रही है, इसे याद रखिएगा। ठीक, आईआईटी मद्रास ने इसको शुरू किया है। 410 मीटर लंबा है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागेगा, मतलब मिनटों में डिस्टेंस को कवर करेगा, मिनटों में, से याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपर लूप, तो हाइपर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है इलॉन मस्क ने, है ना, इलॉन मस्क। ठीक, हाइपरलूप is a transportation concept developed by Elon Musk in 2013. That would use to pursue tube and capsule to connect mobility hubs in large cities, है ना। इसमें ट्यूब और कैप्सूल्स के फॉर्म में पूरा सिस्टम चलेगा, है ना। ट्यूब होंगे बड़े बड़े, उसके अंदर कैप्सूल्स होते हैं, उसमें आप बैठेंगे, वो कैप्सूल्स आपको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। द कैप्सूल्स कॉल्ड पॉड and would float at high speed using contactless levitation and electromagnetic propulsion system along with a low aerodynamic drag। तो भैया यहाँ पे सारा का सारा टेक्नोलॉजी का गेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक propulsion सिस्टम से ये आगे बढ़ेंगे। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए इसको भी टाइम लगेगा सिस्टम में आने का, है ना। जैसे इसकी हाई कॉस्ट और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आसानी से नहीं डेवलप हो सकता। इस तरह के लूप्स को डेवलप करना, उसके जाल को फैलाना बहुत मुश्किल काम। भाई इंडियन रेलवे के जैसा ही एक सिस्टम बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो इसको हर शहर तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन होना, चीज़ें होना थोड़ा सा टाइम टेकिंग और कॉस्ट कंज्यूमिंग है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली डिस्कवर द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट? भैया व्हाइट हाइड्रोजन जो है वो क्लीन फ्यूल है ना। और अभी हाल फिलहाल में किस देश के पास इसका बहुत बड़ा भंडार मिला? तो किसके पास मिला बेटा? फ्रांस के पास। फ्रांस के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन डिपॉजिट का भंडार मिला, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन डिपॉजिट रिसेंटली फ्रांस डिस्कवर्ड what is believed to be the world largest hydrogen deposit estimated 46 मिलियन टन, 46 मिलियन टन का ये डिपॉजिट है। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, फ्रांस आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन में और मेडिटेरियन सी के से कनेक्ट करता हुआ एक देश है। ठीक है, जिसके एक तरफ स्पेन है और दूसरी तरफ आपका स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये सब इटली से क्या करते हैं? बाउंड्री बनाते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रांस की पोजीशन अच्छी है। ठीक, थोड़ा सा ये हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं, ये कैसे बनता है। इट जनरली एग्जिस्ट कंबाइंड विद अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ही ये एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। व्हाइट हाइड्रोजन हैज सेवरल एडवांटेज ओवर अदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। इट कॉज नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, है ना, इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है जब हम इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इट कंपैटिबल विद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, है ना, और ये कंपैटिबिलिटी इसकी ज्यादा है बाकी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इट इज चीपर एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है, इट इज अबेंडेंट एंड रिन्यूएबल इन नेचर, है ना, सिस्टम में बहुत ज्यादा है और रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में। इट डिपॉजिट हैव बीन फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस, ईस्टर्न यूरोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रांस में सबसे बड़ा डिपॉजिट मिल गया तो छोड़ ही देते हैं इसको, बात को।
ठीक है, इट एस्टिमेट दैट द ग्लोबली देयर इज कुड बी 10 बिलियन टन ऑफ वाइट हाइड्रोजन, है ना। और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा होती है, तो इसे फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है। और व्हाइट हाइड्रोजन जो है इससे थोड़ा सा अलग कैटेगरी का होता है, जो मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो भैया फ्यूचर तो हाइड्रोजन ही है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द फोकस ऑफ यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस विजिट बांग्लादेश, विजिट टू बांग्लादेश, बांग्लादेश गए तो इनकी बांग्लादेश जाने की, विजिट करने की मेन मोटिव क्या था? क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, सॉलिडेरिटी विद रोहिंग्या रिफ्यूजी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख की बांग्लादेश की यात्रा का ध्यान क्या था, या मेन मुद्दा क्या था? जलवायु परिवर्तन की पहल, रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ एकजुटता, व्यापार और आर्थिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, विकास। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारे चीफ थे, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस की अगर हम बात करते हैं तो ये गए हैं बांग्लादेश, है ना। और बांग्लादेश गए हैं तो वो गए हैं रोहिंग्या रिफ्यूजियोज की मदद के लिए, है ना। उनको से बात करने गए, उनकी समस्याओं को समझने गए, है ना, कि उनके पास दिक्कत क्या है। अब रोहिंग्या की बात करते हैं बेटा, तो रोहिंग्या दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलेस होमलेस ट्राइब है ना। तो याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस हैज विजिटेड रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन बांग्लादेश एज देयर फूड राशन फेस ड्रास्टिक कट्स नेक्स्ट मंथ, है ना। उनके फूड राशन की कमी होती जा रही है ना, थ्रेटनिंग ऑलरेडी देयर, है ना, और उनकी जान को भी बहुत खतरा है। ठीक। अब रोहिंग्या के बारे में बात करते हैं तो रोहिंग्या जो है पीपल्स आर स्टेटलेस एथनिक ग्रुप हु प्रीडोमिनेटली फॉलो इस्लाम, है ना, ये इस्लाम के फॉलोवर हैं। और नॉर्मली ये म्यांमार में थे, लेकिन म्यांमार से इनको भगा दिया गया, ठीक है। और वहाँ पे जिनोसाइड हुई, इनको बहुत मारा गया, इनके कत्लेआम हुआ 2017 में, ठीक है। जहाँ पर 7,40,000 से भी ज़्यादा जो रोहिंग्या थे वो बांग्लादेश आ गए, है ना। और माना जाता है 1.4 मिलियन लिव्ड इन म्यांमार अभी भी। तो ये डिस्प्लेस हुए और म्यांमार से होते हुए एशिया के अलग अलग पार्ट में पहुंच गए। तो ये रोहिंग्याज जो है, इनकी ये परेशानी ये है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है ना। और यूएन की बेटा बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के चीफ है, हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में है। और यूएन की बात करते हैं तो 1945 में बना था, और जो भी इनके चीफ होते हैं उनका टेन्योर 5 ईयर होता है। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, अभी तो नहीं है, ठीक है। और बांग्लादेशी टाका चलता है यहाँ पर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा और साइंस और टेक का बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में आने की इसकी बहुत ज़्यादा ही हाई पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जो भी आपका आगे आने वाले पेपर्स होंगे उसके लिए। विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस द जेनेटिकली इंजीनियर्ड नॉन ब्राउनिंग बनानास टू रिड्यूस फूड वेट? किस देश ने हाल में ही खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग गैर भव्य केले को पेश किया? ठीक है, यूएस, यूके, जापान, ब्राजील। बेटा केला है जो है, केला कभी खराब नहीं होता, लेकिन जब वो पिलपिला हो जाता है तो आप उसे फेंक देते हो, है ना। नॉर्मली आप उसको यूज नहीं करते हो, वो वेस्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है। बट ब्राउन होने पर क्या होता है, आप उसको नहीं यूज करते हो। तो केले के अंदर ब्राउननेस ना आए या धीमे धीमे आए, इसके लिए जेनेटिक बनानास के ऊपर रिसर्च चल रही है। और किस देश ने इस रिसर्च को लेके आया है? तो वो है आपका यूके। यूके ने इस रिसर्च को क्लियर किया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है, ठीक है, ट्रॉपिक नाम से, ठीक है। इन्होंने एक ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग बनाना बनाया है, येलो और फ्रेश रहता है लंबे टाइम के लिए, और बनाना का जो भूरापन है, भूरापन नहीं आता है उसमें, ठीक है। और इससे क्या होगा, फूड वेस्ट जो हमारा है वो कम हो जाएगा। दे अचीव बाय डिसेबलिंग अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम दैट कॉज इट, है ना। नॉर्मली इन्होंने क्या किया, एक ऐसा जीन जो इसके अंदर ब्राउनिंग कलर को लाता है, उसको डिसेबल कर दिया है ना। ज्यादातर जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो एथिलीन प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, है ना। एथिलीन खुद जनरेट करते हैं। बनाना प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ इट, एंड अनलाइक मेलन एंड सिट्रस फ्रूट दे कीप प्रोड्यूसिंग एथिलीन इवन आफ्टर बीइंग हार्वेस्ट, है ना। अब देखते क्या होता है, मेलन और सिट्रस क्या होते हैं,
हार्वेस्टिंग के बाद इसको जनरेट करना बंद कर देते, लेकिन बनाना उसके के बाद भी, हार्वेस्टिंग मतलब पकने के बाद ये नहीं जनरेट होता किसी में, बाकी फ्रूट्स में, लेकिन बनाना में फिर भी होता रहता है। और एथिलीन का कांटेक्ट बनाना के साथ क्या करता है, अलग अलग जीन्स को ट्रिगर करता है, इंक्लूडिंग वन विच लिंक विद प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पीपीओ। तो ये पीपीओ एंजाइम जो है वो केले को क्या करता है बेटा, ब्राउन करता था, है ना, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, है ना। तो अब इस पीपीओ एंजाइम को ही डिसेबल किया गया है इस फॉर्म में, है ना, जिससे क्या होता है, अब ये डिसेबल हो गया तो ये लॉन्ग टर्म में ये येलो कलर का रहेगा, ब्राउन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, यूके की ट्रॉपिक नाम की कंपनी ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुली कर लिया है, और जेनेटिकली इंजीनियरिंग बनाना आपको अब देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप। भैया फीफा क्लब वर्ल्ड कप की होस्टिंग इस साल करेगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और हर साल की बार की तरह इस बार भी ये अपने आप में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, इस बार की होस्टिंग कंट्री कौन है, यूएस। 14 जून से 13 जुलाई के बीच होगा। 2000 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 32 टीमें इसमें रहती हैं, और सबसे सक्सेसफुल टीम रही है रियल मैड्रिड, है ना। याद रखिएगा, ये आईपीएल के जैसा ही है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया भर के लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली प्लस टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2040। बहुत सारे देश बोल रहे हैं कि हम कार्बन के एमिशन को जीरो करेंगे, तो अभी 2040 तक इसकी कसम किसने खाई है, तो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम 2040 तक अपने कार्बन का एमिशन को जीरो करेंगे, है ना, मतलब इसको जितना चाहिए उतना ही एमिट करेंगे। और साउथ कोरिया का कैपिटल बेटा क्या है, सियोल है, याद रखिएगा। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है, सियोल। साउथ कोरिया से ऊपर पड़ता है नॉर्थ कोरिया, और उससे ऊपर पड़ता है चाइना, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बेटा आज के टॉप 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को रेगुलरली डिटेल में स्टडी करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ज़्यादा लगे उनको एक पर्टिकुलर एरिया पे नोट करते रहिए। ठीक है, और जब तक आप इसको सुनते रहेंगे ना, तो आपको फ़ायदा रहेगा, एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स को रेगुलर सुनते रहिए। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।